सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय हिंद। बीएससी यानी बिहार कार्यकाल परिचारिका भर्ती में आने वाले आपको प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है ना, यह 100% रियल प्रश्न पत्र है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, इसमें तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो आपका तीनों सब्जेक्ट से एग्जाम पूछा जाता है। जीके का 40 प्रश्न, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30%। ठीक है ना, इसमें सभी को हम लोग कवर करेंगे एवं आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जो धारा 370 संबंधित है, किससे संबंधित है? 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, मतलब बीएसएससी खुद कहता है कि हम संविधान से एक प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, जैसे में संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको। मतलब ये कब तक बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर यह तैयार हो गया था। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। संविधान का जनक किनको कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे एवं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे में राष्ट्रीय उद्यान, इसको इंग्लिश में कभी कभी नेशनल पार्क भी आपके एग्जाम में दे देता है। जैसे में गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है ना, हिंदी में लिखा रहता है नेशनल पार्क, तो वहां से पूछेगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में हो जाएगा, याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भी जैसे में यहाँ पर पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सब याद रखिएगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, रणथंभौर एक राजस्थान में। ठीक है ना, रणथंभौर कहाँ में है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। जो पहला की बात करें तो पहला जो लॉन्च हुआ था 2008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर चंद्रयान 3 पूछ रहा है, तो चंद्रयान 3 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, अप्रैल या मई के महीने में। ठीक है ना, 2023 आपको यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, साल पूछ रहा है, तो 2023 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग बताते जाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉप लेवल का प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है ना, एवं आप लोग भी बताते जाइएगा। लास्ट में हम आपसे अपना स्कोर पूछेंगे, आपने कितना सही किया। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना सुबह 9 बजे आपको मिलेगी। ठीक है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, तो इधर से लिंक चला जाएगा, ऑटोमेटिक इधर से लिंक चला जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको क्लास होगा तो रोजाना पता चलेगा, आपको नौकरी जो वैकेंसी जो आएगा वो ग्रुप में सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है ना, तो आपको मन है तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ठीक है ना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान, ए वाला जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ए वाला बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता कि तो क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है ना, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताने वाला है। ठीक है, चलिए प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? आप लोग बताइएगा, प्रथम जनगणना भारत में कब हुआ था? आप लोग बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए 2 जनगणना हुआ था। ठीक है, 1872 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जनगणना करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो मुख्य रूप से एकदम पूरा अच्छे से जो जनगणना हुआ था वह 1881 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर 1872 तो दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा? 1881 वाला जो पूर्ण रूप से जो जनगणना हुआ था वह 1881 ईस्वी में, स्टार्ट 1872 में। जैसे में होता है ना कि मान लीजिए आपको आज काम स्टार्ट किया पूरा रूप से, मतलब पूरा अच्छा से वह कल फिनिश हुआ, तो वही है ये बात है। ठीक है ना, 1872 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो पूरा रूप से फिनिश हुआ था वह 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो एकदम शुरुआत पूछेगा तो 1872 ईस्वी में, आप प्रथम जनगणना पूछेगा तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, आप लोग बताइएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, आप लोगों के लिए यह सवाल छोड़ा जाता है। कमेंट में बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और दूर पूछेगा तो वरुण हो जाता है, दूर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है, जुपिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। लाल ग्रह हम लोग मंगल को बोलते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट ग्रह, छोटा ग्रह बुध को बोलते हैं। बाकी आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए बीएसएससी में आने वाला ये सब प्रश्न है। ठीक है ना। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बीएसएससी में आने वाला यह प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है ना, तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। आपको भी पता है, कमेंट में जवाब देते जाइएगा। ठीक है, हम आपसे लास्ट में आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं, ठीक है, तो इसका फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, आपको नंबर दे चुके हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ में होता है, जैसे में देखिए इसका जो क्या बोलते हैं, ऐसे तो पंजाब में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऐसे हिस्सा में कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यह जगह के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपज होता है पंजाब में, एकदम 1 कट्ठा में बहुत सारा गेहूं उपज जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पंजाब ए वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उपज होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए कावेरी नदी कहाँ से, किस राज्य से निकलती है। ठीक है ना, बताइएगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। बिल्कुल सही जवाब, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है ना। भारत का सबसे, 1 मिनट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है, तो ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो कौन वाला हो जाएगा, मुंबई रेलवे मंडल। ठीक है ना, मुंबई रेलवे मंडल, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ ज्यादा एमबी का बन गया है। ठीक है ना, इसलिए हैंग कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है, तो कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ में होता है, केरल में। बिल्कुल सही जवाब, कॉफी सबसे ज्यादा केरल में होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ में होता है, बताइएगा। मतलब सबसे ज्यादा लोहा कहाँ उत्पादन होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध है सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है, आप लोग जवाब दीजिए तो कमेंट में, हीराकुंड बांध कहाँ है। ठीक है ना। चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है, यह आपके लिए छोड़ा जाता है। 15 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव में कितने सीट थी, तो 543 सीट था। याद रखिएगा कितना सीट था, 543 सीट था। ठीक है। 17 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है। ठीक है ना, तो 2025 में कौन है, तो अरुण गोयल है। ठीक है, याद रखिएगा, अरुण गोयल, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुनाव आयुक्त का मतलब चुनाव करवाने वाला। ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हैंग हो रहा है पीडीएफ। ठीक है ना, देखिए 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए आपके लिए प्रश्न छोड़ा जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल इजी एवं हल्का सवाल है। आप लोग ओलंपिक खेल बहुत देखते हैं, जैसे में क्रिकेट ओलंपिक होता है ना, तो आप लोग बहुत देखते हैं। बताइए 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होता है। चलिए बता, आप लोग अगर नहीं जानते तो कमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका जवाब आसानी से दे दिए होंगे। ठीक है ना। चलिए
बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी इजी सवाल है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बिहार में सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है, अगर आपका भी यही जवाब था तो बिल्कुल सही है। और किसने कहा किया था ये भी बताइएगा। तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आप लोग बताइएगा। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो यहाँ पर ऐसा तो गुरगुड़ा पहाड़ी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मंदार की पहाड़ी हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? गन्ना उत्पादन पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है ना। जीके का आपको 40 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एवं मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए बिहार का राजकीय पशु कौन है? आप लोग 22 नंबर का कमेंट में जवाब दीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु कौन है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा, बिहार का कौन सा जिला लीची का गढ़ कहलाता है? लीची का गढ़ कौन कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब, मुजफ्फरपुर के लीची कहता है ना, मुजफ्फरपुर के लीची, ठीक है ना। बिल्कुल, लीची का गढ़ कौन सा कहलाता है? तो मुजफ्फरपुर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है, चलिए ठीक हो जाइए, 1 मिनट, हाँ। कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है, ठीक है ना। कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वह 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित है, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित है कुंवर सिंह, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए गया शहर किस धर्म के विशेष रूप से सम्मिलित है? तो बौद्ध धर्म, ठीक है ना, गया बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। 26 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है बताइएगा, ठीक है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ में? नवादा में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, नवादा के क्या कहता है, घुमाइबो तोरा नवादा के, ऐसा गाना आता है ना, एक आया था बिहार में, ठीक है ना। तो चलिए आपको पता भी होगा, गाना थोड़ा लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए मौर्य साम्राज्य, जैसे देखिए फन, थोड़ा फन के साथ पढ़ेंगे ना तो आप लोग ज्यादा प्रश्न याद होगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, बताइएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सोन नदी किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए चलो सही हो जाओ, हाँ। बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है, ठीक है ना, वैशाली में स्थित है। इसी के साथ 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बिहार में कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? बताइए कमेंट में, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? बिल्कुल सही जगह जवाब आना चाहिए भागलपुर, ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में बिहार विधानसभा का भवन का उद्घाटन हुआ था, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर भारत की पहली जनगणना पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह 1872 ईस्वी होगा। आप पूछे क्यों होगा, क्योंकि 1872 एवं 1881 भी होता है। जो शुरुआत हुआ था जनगणना होना वह 1872 ईस्वी में, लेकिन पूरा रूप से 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो जोनाफ जो एडवर्ड जेनर ने किया था, सॉरी, एडवर्ड जेनर ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये उजरा क्यों दिखा रहा है? चलिए
है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था बताइएगा। चिपको आंदोलन को तो जंगल बचाओ से संबंधित था। ठीक है ना, देखिए ऊपर भी और क्वेश्चन भाग गया है। किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का केसरी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था बताइएगा। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 2017 ईस्वी में समाप्त हुआ था, 2012 से 2017 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया है, यहाँ पर ये सब हो गया है। ठीक है, आ जाओ, साफ आ जाओ। पीडीएफ काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैथ का प्रश्न आ गया। चलिए काम करो। ठीक है ना, पीडीएफ ज़्यादा एचडी बन गया है ना, उसी चलते यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना, आपको वीडियो साफ दिख रहा होगा। ठीक है ना, वहीं चलते यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, हैंग कर रहा है, बोलते हैं ना क्रैश हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, अब आप मैथ का 30 प्रश्न देख लीजिए, जो कि आपके लिए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मैथ का 30 प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, 12 जो मजदूर है 15 दिन में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, जो 12 मजदूर है वह 15 दिन में एक काम को पूरा करता है। इस प्रकार से ट्रिक के मदद से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, 12 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो 18 मजदूर उस काम को कितना दिनों में, ऐसे करेगा। आप इस प्रकार से कर दीजिएगा, 12 गुना 15 बट्टा जितना मजदूर पूछेगा उसको नीचे, तो 6 दूनी 12, 6 तनिक 18, 25 15, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 मजदूर 15 दिनों में एक काम को पूरा करता है, तो 18 मजदूर वही काम को 10 दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर बहुत ही हैंग कर रहा है, देख रहे हैं। चलिए, 2 नंबर आप लोग प्रश्न देखिएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है और लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ? तो क्रय मूल्य बराबर सीपी, इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू मतलब विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा क्या होता है, 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एसपी आपका 480 है, 1 प्लस लाभ प्रतिशत है, तो 20/100 यहाँ पर होगा। ये 5 बार में आपका कटेगा। ठीक है ना, 5 बार में कटेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 1 कितना, 6, 6 बटा वहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये कटेगा, इस कितना बार में कटेगा, तो 5 अठे 5 नवा 45, 5 नवा 45, 9 अब 95 बार में, 95 गुना 6 करेंगे, तो 95 गुना 6 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, 95 गुना यहाँ पर 5 ना। हाँ, इसी फार्मूला पर आप लोग सॉल्व करके बता दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मोबाइल है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, आप लोग सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर आपका प्रश्न है, मैथ का 30 प्रश्न, इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग 50 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। ठीक है, तो देखिए, दो संख्याओं का योग 50 है, ए प्लस बी बराबर कितना है, 50 है, और उसका अंतर 10 दिया, उसका अंतर कितना है, 10 दिया हो, तो इस प्रकार से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है, तो बी बराबर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ए बराबर 30, बड़ी संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आप लोग भी जवाब देते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, आप लोग भी थोड़ा समझिएगा। यदि 25% किसी संख्या का 20 है, यदि 25%, तो 25/100 किसी संख्या का 20 है, किसी संख्या का क्या है, 20 है, तो संख्या ज्ञात करो, तो 25 चौक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और किसी संख्या का 20 है, यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए, 25%, 25/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट है, किसी संख्या का, संख्या नहीं का 20 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 25 चौक क्या होगा, 100, डायरेक्ट एक गुना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यदि 15 आदमी 20 दिन में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, यदि 15 आदमी 20 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो सेम वही ट्रिक को हम बताएंगे जो कि पहला प्रश्न के लिए आपको बताए थे, 15 गुना 20 अब बट्टा में 10, तो 10 दूना 20 अब 15 दूना 30। ए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12, 8, 30 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन
मतलब 60 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेन चल रहा है। तो पूछा है कि 1 घंटा 15 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 घंटा में तो 60 मिनट चल रहा है, ठीक है। 1 घंटा में 60 किलो, 15 मिनट आवे तो 60 और 15 कितना, 75 किलोमीटर चलेगा। ए वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर हैंग करने लगा यहाँ पर। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 है, और 10% की हानि पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो सेम फार्मूला एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 1 प्लस लाभ हमारा कितना है, 10/100, तो ये कटेगा तो 10 बार में, तो यहाँ पर सॉल्व होगा तो 11/10 बचेगा। 11 क्या बचेगा, 10 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, 12 है, ठीक है। मैथ सिंपल ही आता है आप लोग के एग्जाम में, और बराबर 4 है। तो यहाँ पर x का मान पूछा है तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं वही क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 20% छूट के बाद, यदि किसी वस्तु को 20% छूट के बाद 480 रुपया में बेच रहा है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम, देखिए हम सिंपल बता रहे हैं, ये चारों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा तो हम बारी बारी से ऑप्शन से हम लोग पकड़ते हैं। 500 कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है, और 20% का छूट हो रहा था, 20% तो 80 हो जाएगा, कोई भी चीज 100% का बटा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5×8 400 हो रहा है, तो ये अंक 400 रुपया में नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 560 को देखते हैं, तो 560 गुना 80 बटा क्या होगा, 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तब 6×8 = 48, ये भी सही न होगा। अब 600 पर देखते हैं, 600 गुना 80 बट्टा क्या होगा, 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6×8 = 48। तो जो इसका अंकित मूल्य सही होगा वो कितना होगा, 600 रुपया। 600 रुपया है, उस पर अगर 20% का छूट दिया जाता है तो वह 480 रुपया उसका दाम होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, ठीक है, यदि उस पर 8% का छूट दिया जा रहा है, 250 रुपया, यदि उस पर 8% का छूट दिया जा रहा है तो 92% हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, 100 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर कटेगा 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार, तो 1 कटेगा 5, 2 से कितना बार में, 4 दूनी 8, 6 46, 46 पच्चे कितना होता है, 6 पच्चे 30 है, आप 20 और 3 23, 230। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो उस संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या का, तो x हो जाएगा, x का 40/100 बराबर क्या हो जाएगा, 120 होगा। 40 दिया क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा। तो सीधा गुना कर दीजिए, 45 चौका 180 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 288 है और उसका लसाई इतना है तो मौसा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का एक गुणनफल दिया, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 288 दिया है, इधर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम छोड़ देंगे, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। तो 6 से कितना बार में कटेगा, तो 6 चक 24 कटेगा, 6 चक 24 है, यहाँ पर 6×8 = 48, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ 15 नंबर आपका प्रश्न कि यदि किसी एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा जाता है और लाभ 500 लाभ पर बेचा जाता है, 500 पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य क्या हुआ। तो सीपी बराबर वही फॉर्मूला जो कि आपको ऊपर हम बता दिए थे, ठीक है, उस पर सॉल्व करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, उसका भुजा 6 और 8 दिया हुआ है, 6 और कितना दिया है, 8 दिया है। तो इसका एक कर्ण पूछा है, तो ये वाला निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 64, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल कितना 10 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक आयत का लंबाई 15 और चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है, एक आयत का लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई क्या है 10 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल तो 150 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 150 वर्ग मीटर, ठीक है।
चलिए 18 नंबर आपका प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक जो वर्ग का क्षेत्रफल है 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका भुजा का लंबाई क्या होगा। तो भुजा निकालते हैं, भुजा बराबर सीधा फार्मूला होता है रूट अंदर क्षेत्रफल, ठीक है। तो रूट अंदर 144, 44 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, चलो सही हो जाओ, सही, हाँ। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, एक वृत्त का जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वृत्त का जो त्रिज्या है वह 7 से, देखिए यहाँ पर ऐसे हो जा रहा है, 1 मिनट, हाँ पहले गायब हो जाओ तुम। 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या क्या होगा। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो पाई का मान 22/7 जो कि देना है, और आर आपका 7 × 7 है, तो एक 7 से एक 7 कटेगा, तो 22 × 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर आपका प्रश्न कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, यदि साइन थीटा बराबर कितना है 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, तो 3/5 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम B निकालेंगे तो B हमारा 4 आएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो B/H बराबर, तो B हमारा 4 और H कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4/5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समान भुजाएं 10-10 है, मान लीजिए कि ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, माने समान भुजा 10-10 है, ठीक है, जो बराबर भुजा है वो 10-10 है, और एक आधार जो है उसका 12, मान लीजिए नीचे 12 है और ये दोनों 10-10 है, ठीक है। तो 10-10 20 और 20 और 12 कितना होता है 32 सेंटीमीटर। परिमाप में सभी को जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक गहन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। एक गहन का भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन वाला फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो 5 × 5 × 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर गहन क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 है, तो उसका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 × 8 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 16 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है और 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 90 हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा 100। तो 00 से 00, 15 से 15 75 नहीं 15 से ना 1350 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, 1350 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक घनाभ का जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई है से 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है से कितना है 6 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन होता है एल गुना, सबका गुना कर दीजिए, एल गुना, काम देखिए नहीं कर रहा है, 1 मिनट, एल गुना, 1 मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा है, एल गुना बी गुना एच हो जाएगा, सभी को गुना करेंगे तो 12 × 8, 12 8 96, 96 गुने 6 करेंगे, तो 96 गुने 6 करेंगे तो 576 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है 2 6 12 20 30, तो 4 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, तो 10 से 12 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा तो कितना होगा आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। 27 नंबर आपका प्रश्न कि यदि 5 आदमी 8 दिन में 40 काम करता है, 5 आदमी 8 दिन में 40 काम करता है, ठीक है, तो 10 आदमी 4 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 10 चौका 40 कटेगा, 4 से 4 1 कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 दिन में वो काम करेगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी संख्या का, तो x मान लेंगे, किसी संख्या का कह रहा है 30%, तो 30 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बराबर में क्या कर देंगे 45 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, बिल्कुल सही जवाब। 15 क्या कटेगा 45, बराबर में आमने सामने, तो x बराबर 150, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि 3x बराबर 25 - 7 होगा तो 16 बचेगा, 16 7 सॉरी
18 7 25, तो x बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। समझ रहे हैं ना, तो डी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ का यहाँ पर 30 प्रश्न समाप्त हो रहा है। ठीक है, 1 4 9 16, मतलब यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ा है, यहाँ पर 7 बढ़ा है, तो 9 बढ़ेगा। तो 16 9 कितना बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ से हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र का विलोम मतलब आजादी, आजादी का विलोम परतंत्र हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी में एक विलोम शब्द आपका रहेगा, ठीक है, विपयार्थक शब्द रहेगा। ठीक है, चलिए दुख का पर्यायवाची क्या होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दुख का पर्यायवाची क्या होगा, मतलब दुख को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची का मतलब उसको और हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो दुख का पर्यायवाची हो जाएगा शोक हो जाएगा। ठीक है ना, दुख का पर्यायवाची, और हम उसको उल्टा नहीं पूछ रहा है, दुख को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो शोक बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का तत्सम शब्द क्या होगा, तो भारतवर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी के संस्कृत के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रभु का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रभु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बिल्कुल सही प्रभु वधु हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं यही क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रभु वधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न कि भूतकाल का सही विलोम क्या होगा, तो भूतकाल का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो भूत का भविष्य। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाएंगे, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए रामायण के रचयिता कौन है, आप लोग 6 नंबर का जवाब दीजिएगा, रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, 6 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिए, रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, चलिए 1 मिनट 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए काम चलिए 7 नंबर प्रश्न बताइएगा, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, पर्याय सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिवाकर बोलते हैं, बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न कि लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़की का बहुवचन, लड़कियां, लड़कियां ये वाला कभी नहीं बोलेंगे, लड़कियों कभी नहीं बोलेंगे, लड़की का तो लड़की बहुवचन, लड़कियां, ये जो ए वाला ऑप्शन है वही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कल शब्द का पर्यायवाची, कल को हम लोग और क्या बोलते हैं, बीता हुआ समय बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 नंबर आपका प्रश्न कि राष्ट्रगान किसने लिखा। ठीक है ना, राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है, राजा का पुत्र कर्म को धारण किए हुए है, कि जो पुत्र है किसका है, राजा का है, तो कर्म धारय समास इस प्रकार से पहचाने। जैसे ना कर्म धार कर मैंने कर्म को नहीं धारण कर ले हुए है, कि राजा का वह पुत्र है तो कर्म को धारण किए हुए है, तो कर्म धारय समास इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न कि नीलकमल किस समास का उदाहरण, नीलकमल जो है वह किस समास का उदाहरण है, जो कमल है वह कैसा है, नील है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह भी कर्म धारय समास हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न को देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रघुकुल का विग्रह क्या होगा, रघुकुल का विग्रह क्या होगा, तो रघु का कुल हो जाएगा, रघु का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। खाली यहाँ पर उसका मतलब नहीं पूछ रहा है, तो रघु का कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रघु का परिवार भी हो सकता था, मतलब अगर पूछता तो, लेकिन खाली विग्रह कर रहा है, उसको हम बांटेंगे तो क्या, तो रघु का कुल ही होगा। ठीक है, चलिए मिट्ठी वाणी में कौन सा अलंकार है, तो मिट्ठी वाणी में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, बी वाला ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है कि वह शेर की तरह बहादुर है, वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना, तो इसमें रूपक अलंकार है, वह शेर की तरह बहादुर है, कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ए वाला जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न है कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दुर्लभ का विलोम क्या होगा, दुर्लभ का उल्टा पूछ रहा था, दुर्लभ का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्लभ मतलब कमजोर है सब, तो साधारण, सॉरी दुर्लभ का उल्टा मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, ए वाला डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नवीन का विलोम क्या होगा, नवीन नवीन मतलब नया, तो नया का पुरातन हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करो भाई साहब, कमल नयन का सही समास कौन सा है। ठीक है, कमल नयन
कमल नयन का कौन सा समास है? तो जिसमें ज्यादातर भगवान का नाम आ जाता है, जैसे में कमल नयन, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, राजा का घर किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है, याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रातः काल का पर्यायवाची क्या होगा? प्रातः काल का पर्यायवाची क्या होगा? माने प्रातः काल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो वो प्रातः काल को हम लोग भोर बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार का वाक्य है? तो मुहावरा है, सॉरी कहावत है। ठीक है ना। कहावत, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? बिल्कुल सही जवाब, संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है ना। संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है ना। संस्कृत, सूरदास किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के। ठीक है। चलिए, निराला किस युग के कवि थे? ठीक है ना। निराला किस युग के कवि थे? आधुनिक युग के थे। ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए, 26 नंबर आपका प्रश्न है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। 26 नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। सपना का विलोम क्या होगा? सपना का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागना होगा। ठीक है ना। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवित्री, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुस्तकालय का विलोम क्या होगा? तो पुस्तकालय का पुस्तक विहीन हो जाएगा। ठीक है ना। पुस्तक का विलोम क्या होगा? पुस्तक विहीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को अभी आप लोग एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। लाइक कर दीजिए नए हैं तो। ठीक है ना। आपको इसी ऐसे रोजाना क्लास मिलते रहेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।